नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं गुरु के राशि परिवर्तन के ऊपर और मेष लगन के जो जातक हैं उन लोगों के लिए गुरु का ये जो गोचर हो रहा है 20 नवंबर 2020 को क्या परिणाम देगा, इसको हम किस तरह से समझेंगे। यहाँ पे हम जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में हम गुरु के परिणामों के बारे में बताएंगे, साथ में हम अपनी जन्म कुंडली में कैसे इसे अप्लाई करें। इसके लिए मैंने पहले 2 वीडियो बनाए हैं कि गुरु के गोचर को कैसे सीखा जाए और गुरु के गोचर को कौन से सॉफ्टवेयर में बना के हम सीख सकते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है, उसके द्वारा हम इसे बनाएँ। तो मैंने इसका जो वीडियो बनाया है, वो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। साथ में हमारा ये जो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है, उसके अंदर भी उसका एक लिंक मिलेगा। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें कि गोचर को हम कैसे अप्लाई करें। उसमें हमने जन्म कुंडली, गोचर कुंडली दोनों को और उस सॉफ्टवेयर के अंदर भावों की, ग्रहों की सब डिग्रियाँ हैं। तो आपको सीखने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं, वो बना रहे हैं प्योरली फलादेश के ऊपर कि भाई गुरु गोचर कर रहा है। अब प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में, क्योंकि जो जो भी इस धरती पे जन्म लिया है, उन सब लोगों के लिए गुरु गोचर जो है मकर राशि में कर रहा है और गुरु जो है वो सबको परिणाम देना है। लेकिन क्या वो एक साथ देगा या बाद में देगा, या गुरु का ये गोचर जो चल रहा है इतने दिन, क्योंकि गुरु यहाँ पे कोई एक दिन तो आया नहीं है या 6 महीने तो आया नहीं है। गुरु यहाँ पे कई दिन रहेगा, उसमें जो है वो डिग्रियों से गोचर करेगा और नक्षत्रों से गोचर करेगा। तो हमें परिणाम कब मिलेगा, यानी कि स्पेशल मुझे या स्पेशल आपको या आपके भाई को परिणाम कब मिलेगा, तो उसकी जो चीज़ों को सीखना है वो उस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि मेष लगन के जो जातक हैं उन लोगों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट रहने वाला है। देखिए, गुरु जो हैं वो मेष लगन के जातक के अंदर जो हैं वो कहीं न कहीं 9वें घर का मालिक है और आपके 12वें घर का मालिक है, यानी कि त्रिकोण का हिस्सा है। तो एक शुभ ग्रह है और एक शुभ ग्रह जो है वो नीच का हो रहा है और कर्म भाव में हो रहा है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये बहुत गड़बड़ हो रहा है। परंतु वहाँ पे जन्म कुंडली का दशमेश वहीं पे बैठा है, यानी कि शनि जो है वो भी यहाँ पे बैठा है, तो गुरु को यहाँ पे नीच भंग बना देता है। लेकिन कई लोग कहेंगे कि गुरुजी नीच भंग बन रहा है तो बुरे परिणाम कैसे होंगे? नहीं, यहाँ पे बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। नीचभंग बन रहा है, तो क्या ये नीचभंग बना ही रहेगा? नहीं, नहीं, क्योंकि शनि मंद गति से चलता है, गुरु शनि के बजाय थोड़ा-सा तेज़ चलता है। तो गुरु यहाँ पे क्या करेगा कि 1 डेढ़ 2 महीने में क्या करेगा, यानी जनवरी तक आते-आते ये नक्षत्र को चेंज कर लेगा। जैसे ही ये नक्षत्र को चेंज करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 10 डिग्री के पार निकलते, क्योंकि शनि तो यहाँ पे जो है वो सूर्य के नक्षत्र में रह जाएगा और ये जो गुरु है, ये कहीं न कहीं चंद्रमा के नक्षत्र में चला जाएगा। जैसे ही ये चंद्रमा के नक्षत्र में चला जाएगा, तो फिर ये नीच का हो जाएगा, वहाँ पे शनि का नीच भंग उसे नहीं मिलेगा। तो मेष लगन के जो जातक हैं, उन लोगों के लिए शनि की बढ़ती हुई डिग्री एक तरह से उनके लिए थोड़ा-सा नुकसान समय बना सकती है। किसके लिए बनाएगी? उनके कर्म भाव के लिए। 10वें घर में नीच का हो रहा है, यानी कि जो उनका स्टेटस है, उसको नुकसान पहुँच सकता है। उनका जो भी प्रमोशन होने वाला है, उसको कोई नुकसान हो सकता है, वो रुक सकता है, उसमें कोई दिक्कत आ सकती है, डिले हो सकता है। उनका कोई कोर्ट केस में चल रहा है, उसका कोई जस्टिस आने वाला है, तो वहाँ पे भी वो डिले हो सकता है। तो ये डिले कब होगा? जब गुरु नीच का हो जाएगा। अभी गुरु नीच का नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तो गुरु का नीच भंग बन रहा है 20 नवंबर के लगभग, और आगे आने वाले समय में जब ये चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेगा, तब आपका जो यहाँ पे नीच बनेगा और वहाँ पे ही आपको इस तरह के बुरे परिणाम मिलने के योग बनेंगे। और क्या-क्या बुरे परिणाम मिल सकते हैं? यानी कि अगर हम इस 10वें घर को देखते हैं, तो ये लाभ घर का, यानी कि 11वां घर जो है लाभ घर होता है, इसका 12वां घर है। तो हम जो भी प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम प्रमोशन ही चाह रहे हैं, हम जो है वो संतान उत्पत्ति चाह रहे हैं, हम जल्दी से शादी हो जाए वो चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इन सारे परिणामों को काट देगा। अब आप कहोगे कि इस 10वें घर का शादी से क्या लेना-देना है? लेकिन शादी भी एक प्राप्ति है और प्राप्ति जो है, मान लीजिए हमने चाहा कि भई अभी हो, तो मान लीजिए गुरु का गोचर अभी तो है नीच भंग, तो अभी तो हो सकती है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि भई जनवरी-फरवरी में हो जाए, जहाँ पे कोई भई लाभ हो जाए या अगला साल भी आ जाए, तो वहाँ पे ये गुरु नीच का हो जाएगा, तो कोई ना कोई विघ्न आ जाएगा, जहाँ पे ये कार्य भंग हो सकता है। तो आपको ये यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे संतान प्राप्ति में भी डिले आ सकता है, संतान प्राप्ति में पीड़ा हो सकती है, क्योंकि ये लाभ घर है। आपकी जो भी प्राप्तियाँ हैं, जो भी आपके दिमाग में डिज़ायर चल रही है, यानी कि 11वां घर को हम कुम्हार का मतलब वो चक्का कहा गया है। 11वें घर को कुम्हार का चक्का, जो हम सोचते हैं वैसे ही आकलन देके उसको बना लेते हैं। तो इस घर को ये 10वां घर में बैठा हुआ अशुभ ग्रह काट देता है। वैसे तो ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, परंतु
कई चीज़ों में ये परिणाम एक दूसरे के काट देते हैं। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि 10वें घर के जो परिणाम है, जैसे कि उच्च शिक्षा है, मैनेजमेंट है, या कोई भी चीज़ के अंदर हमें जो इज़्ज़त मिलनी है, जो हमारा स्टेटस बढ़ना है, हमारा प्रमोशन होना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नुकसान में जाने के योग बनते हैं। साथ में यहाँ पे हमारी आय, हमारा व्यवसाय, वो सारी की सारी एक बार ब्लॉक हो जाएगी, एक बार रुक जाएगी। तो जब गुरु नीच का हो जाएगा, यानी कि वो चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा यहाँ पे। तो तो इस प्रकार अगर वो शुभ होगा तो हमें क्या करेगा कि उच्चाभिलाषी बनाएगा, उच्च विद्या प्राप्त कराएगा, उच्च अधिकारी के योग बनाएगा, उच्च स्तरीय कार्य कराएगा, उच्च स्तरीय व्यवसाय, और उसमें भी हमें वर्दी से वर्दी देगा, और आपका रहन सहन, भूमि, मकान, वाहन, सब चीज़ें जो हैं वो प्राप्तियां होगी और उच्च स्तरीय चीज़ें हाथ आएगी। साथ में हमें क्या करेगा, अच्छे मित्र मिलेंगे, माता पिता का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा, माता का लाभ मिलेगा। विवाह के उपरांत जो है पत्नी आएगी तो वो भी सौभाग्यशाली होगी, जिससे कि हमारा भाग्य उदय हो जाता है। इसके अलावा हम जो हैं अपनी अध्यापन की, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, ये जो शिक्षाएं, या फिर जो हमारी जो वकालत की शिक्षा है, या मैनेजमेंट की एमबीए, या ये जो आपके हायर एजुकेशन आती है जहाँ पे मैनेजमेंट के योग आते हैं, मैनेजमेंट की शिक्षा आती है, उन सब चीज़ों में लाभ देगा जब तक यहाँ पे नीच भंग में है। और जैसे ही नीच हो जाएगा, नीच का हमने बताया है चंद्रमा के नक्षत्र में श्रावण में आएगा, तो यहाँ पे गड़बड़ करेगा। अब नीच का हो जाएगा तो क्या बुरे परिणाम दे सकता है यहाँ पे, तो उसके कारण जातक का शरीर जो है वो अस्वस्थ होना शुरू हो जाएगा, जातक की जो है उच्च शिक्षा में रुकावटें आएंगी, माता पिता का सहयोग नहीं मिलेगा, पिताजी की नौकरी छूट जाए जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति कम हो जाए। मान लीजिए हम दिल्ली पढ़ रहे हैं या कोई दूर देश में पढ़ रहे हैं और पिताजी का यहाँ पे नौकरी में कोई गड़बड़ी आ गई, तो हमारे को वो जो पैसा है वो मिलने में कमी आएगी, तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा में और कहीं ना कहीं हमारी सुख सुविधाओं में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। साथ के साथ जो है वो राजनीतिक रुकावटें आ सकती है। अगर आप व्यवसाय कर रहे हो या आप बड़ी नौकरी कर रहे हो, गवर्नमेंट नौकरी है, तो राजनीतिक रुकावटें आ सकती है। कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा आपको कहीं पे भी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा जो है वो माता पिता की आय वो गिर जा सकती है। साथ में हमें कई तरह के अत्यधिक परेशानी, जिसमें कि ज़्यादा खर्चे हो जाना और हमारी आय कम हो जाना, जैसे कि कई बार हमने देखा है कि लोगों का प्रमोशन की जगह डिमोशन हो जाता है, नौकरी से हटा दिया जाता है। वो छोटी कॉम्प्रोमाइज़ करके छोटी नौकरियों में या कम पैसों की नौकरियों में जो है वो अपना गुज़ारा करते हैं। साथ में वैवाहिक जीवन में कलह कलेश का भी योग बनता है। तो इस तरह से अशुभ गुरु होने के कारण ये सारी चीज़ें जो है वो मिलेगी जातक को। तो आप अपनी जन्म कुंडली में सबसे पहले इसे फलित करें। कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। ये जो परिणाम मैंने बताए हैं वो हो सकते हैं, डिपेंड करेगा फलादेश के ऊपर। अब कैसे फलादेश करेंगे? सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली में दशा अंतर्दशा को देखें। आपकी कौन सी अंतर्दशा चल रही है, कौन सी दशा चल रही है। अब जब अंतर्दशा की बात आती है, जैसे यहाँ पे गुरु की ही अंतर्दशा चल रही है, आपको यहाँ पे अगर शुभ ग्रह की दशा चल रही है, कोई भी शुभ ग्रह, कौन सा शुभ ग्रह है, ये नहीं है कि नरसे की शुभ ग्रह जैसे कि गुरु है, बुध है या शुक्र है। जन्म कुंडली का कोई भी शुभ ग्रह, जैसे इस जन्म कुंडली के अंदर सूर्य जो है वो 5वें घर का मालिक है, शुभ है। तो मान लीजिए शुभ ग्रह सूर्य की दशा चल रही हो, तो और वो जन्म कुंडली में शुभ जगह पे विराजमान है, जैसे यहाँ पे सूर्य शुभ है, परंतु बैठा कहाँ है, केतु के साथ बैठा है, 8वें घर में बैठा है, यानी कि ये एक बहुत ही अशुभ चीज है। और सूर्य को नवमास में देखोगे तो राहु के साथ है, वहां पे क्या है, सूर्य जो है स्वराशि का 10वें घर में, तो यहाँ पे तो प्लस पॉइंट बनाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गिर गया। तो हमें अगर ये सूर्य की दशा चल रही है, तो यानी कि हम अगर एक प्लस पॉइंट मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे बहुत बढ़िया है, मान लीजिए अच्छा रिजल्ट है, तो हमें इस गुरु के गोचर में जब ये गुरु शनि के साथ नीच भंग बनाएगा तो हमें बहुत अधिक लाभ देगा, और जब ये नीच का हो जाएगा तो हमें उतना नुकसान नहीं देगा, क्योंकि हमारी महादशा बहुत अच्छी है और इसकी महादशा के साथ कोऑर्डिनेशन होनी जरूरी है। कहीं ना कहीं महादशा के नाथ के साथ ये जुड़ना भी जरूरी है। कैसे जुड़ेगा, यानी कि गुरु की दृष्टि इस पे आ जाए, या फिर गुरु जो हैं वो कहीं ना कहीं इसके नक्षत्र के ऊपर से गोचर, जैसे अभी गुरु उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है तो यानी कि सूर्य के नक्षत्र में आता है, तो ये भी एक इसका कोऑर्डिनेशन बन जाता है। लेकिन जो डिग्रियों से और जो दृष्टियों से कॉम्बिनेशन होगा वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पे ये एक योग बनता है। और इसके अलावा आपको ये देखना है कि अगर आपकी महादशा या अंतरदशा का नाथ, यानी अंतरदशा का नाथ बहुत बुरा है, इसमें आपको स्पेशली अंतरदशा लेनी है, क्योंकि गुरु का जो गोचर है वो एक अंतरदशा के बराबर ही होता है। तो आपको यहाँ पे जैसे सूर्य की अंतरदशा ले ली है, अब सूर्य जन्म कुंडली में 8वें घर में अशुभ परिणाम दे रहा है, तो अब आपको जब नीच का गुरु होगा तो यहाँ पे तो नीच भंग बना रहा है, तो नीच का इसको दोष नहीं लगा, तो इतना कुछ बुरा परिणाम नहीं है, लेकिन आएगा जरूर। लेकिन जब वो पूर्ण रूप से नीच का हो जाएगा चंद्रमा के नक्षत्र में जाने के बाद, तब आपको यहाँ पे ये गुरु जो है वो रगड़ के रख देगा, बहुत बुरा परिणाम देगा। क्योंकि
आपको दशा अंतर्दशा बुरी चली और गुरु को मौका मिल गया, और वहां पे मौका मिला है तो इसने फिर आग के अंदर घी डाल देगा। यही कारण होता है, यही कारक होता है गोचर का। गोचर वाले ग्रह क्या करते हैं, चीजों को बना देते हैं, चीजों को बिगाड़ देते हैं। जैसे किसी की व्यक्ति की जन्म कुंडली में बहुत सारी चीजें अच्छी चल रही होती है, अचानक गोचर आता है, क्योंकि जन्म कुंडली में दशाएं वसाएं जो भी अच्छी चल रही होती है, अब कोई दशा बुरी आई, वो हल्की बुरी है, लेकिन गोचर वाला ग्रह उसके ऊपर से गोचर किया और उसको 3 गुना बढ़ा देता है। इसी प्रकार जो है वो बुरा चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गोचर अच्छा आया और वो झट से उसको रिजल्ट मिल गया। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपको अपनी जन्म कुंडली में कोऑर्डिनेशन करना है कि भाई कौन सा ग्रह किस डिग्री पे बैठा है और भावों की क्या डिग्री। अब गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब 3 दृष्टियों में 3 भाव आ गए हैं, वृषभ राशि पे, कर्क राशि पे और कन्या राशि पे। अब यहाँ पे जैसे गुरु जन्म कुंडली में नीचभंग बना दिया तो अच्छा है, फिर वो जो दृष्टियां देगा वो लाभदायक है। अब मेष लगन की जन्म कुंडली में गुरु की जो दृष्टियां हैं वो क्या होगी, यहाँ पे लगन में होगी, सॉरी सेकंड हाउस में धन भाव में होगी तो धन को वृद्धि करेगा, चतुर्थ भाव में प्रॉपर्टी को बढ़ाएगा और नौकरी को बढ़ाएगा। तो यानी कि हमें धन लाभ होना है, जाहिर सी बात है। और नीच का होगा तो क्या करेगा, सीधी सी बात है, इसकी दृष्टियों में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आएगी, तो धन को कमी करेगा। आपके पास जो सेविंग है उसे ही आप खाओगे, प्रॉपर्टीज के अंदर नुकसान करेगा, जिसके कि आप ईएमआई न चुका पाओ, ईएमआई में गड़बड़ हो, पैसे घर में कोई टूट फूट हो जाए तो उसे रिनोवेशन न करा पाओ, और नौकरी में कमी आ जाएगी तो आप ये सारे काम अपने आप ही बंद कर दोगे, क्योंकि जब पैसा ही नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, तो आप काहे का घर में रिनोवेशन कराओगे, काहे की सेविंग करोगे। तो इस प्रकार गुरु की दृष्टियां यहाँ पे कई बार गड़बड़ हो जाएगी। अगर कोई अशुभ ग्रह जन्म कुंडली में बैठा है, मान लीजिए सूर्य जो है वो छठे घर में बैठा होता, तो यहाँ पे बहुत तकलीफ देता, तो गुरु की एक दृष्टि इस पे आ जाती, तो ये बहुत ज़्यादा पीड़ात्मक योग बन जाता और जातक को बहुत ज़्यादा पीड़ा होती। और इस चीज़ को आप डिग्रियों से समझने के लिए आप क्या करें, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो है इसका नाम है आपका बता देता हूँ, ज्योतिष दीपिका। ज्योतिष दीपिका सॉफ्टवेयर है, ये इंटरनेट से डाउनलोड करके चला लीजिए, काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, फ्रीली अवेलेबल है। इसके अंदर देखिए जन्म कुंडली आएगी, इधर आपकी गोचर कुंडली आएगी, तो आपके यहाँ पे डिग्रियां हैं, ग्रहों की भी हैं और भावों के, जैसे आपके सामने है 5, जो आपका चतुर्थ भाव है, यानी कि जो चतुर्थ भाव है, ये चतुर्थ भाव यहाँ पे जन्म कुंडली में तो क्या है कि ये दिख रहा है, लेकिन भावचलित कुंडली में चतुर्थ भाव यहाँ पे चला गया है। तो आप इसे क्या करें कि आंकलन लगा लीजिए कि भाई चतुर्थ भाव की डिग्री 20 है, तो यानी कि गुरु की जो दृष्टि चतुर्थ भाव में 20 डिग्री पे आएगी। तो जब गोचर का कुंडली का ग्रह, यानी कि हमने जैसे देखा है कि गोचर कुंडली का जो ग्रह है वो गुरु 20 डिग्री का होगा, तो इस चतुर्थ भाव की डिग्री से कोऑर्डिनेशन करेगा, तो चतुर्थ भाव के परिणाम देगा। वो उस समय के अंदर कौन सी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, उसको आंकलन में लेते हुए आप अच्छे और बुरे परिणामों का आंकलन लें। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा तरीके से समझोगे तो आप भ्रमित नहीं होगे, आपको आनंद आएगा। नहीं तो लोग क्या करेंगे कि भाई 3 राशियों पे दृष्टि जा रही है, इन 3 राशियों का भाग्य उदय होने वाला है, आप जो है वो बर्बाद होने वाले हो, ये सब पाखंड जो है वो करेंगे, और इन पाखंडों में कोई लाभ नहीं है। क्योंकि लॉटरियां, ये जो भ्रमित करने वाली जो चीजें हैं, लॉटरियां, छप्पड़ फाड़ की, ये जो है ना, ये सब किताबी किताबी भी नहीं कहेंगे, ये सब जो है वो मन गणित और मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। इन बातों में मत आइए, फलादेश करिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली जो है वो कुछ लेके आई है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिल रहा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में लिखा है कि आपको लखपति बनना है, तो गुरु का गोचर कहीं में भी हो जाए लखपति ही बनाएगा। करोड़पति का योग है तो गुरु का गोचर अपने आप करोड़पति बना देगा। छप्पड़ फाड़ने वाला जो योग है ना, वो आपकी कुंडली में होगा, डिग्रियों पे, राशियों पे कि भाई गुरु आ गया अब छप्पड़ फाड़ देगा, कुछ नहीं होने वाला। मूर्ख बने नहीं और ना मूर्ख बनाए, आपको अपनी कुंडली में देखना है। तो मेष लगन के जो जातक हैं उनके लिए 10वें घर में आएंगे, जो परिणाम मैंने बताए उनको देखिए, साथ में इसके अनुकूल जो है वो दृष्टियों के अंदर, अगर आपकी महादशा अंतरदशा के नाथ अगर इन दृष्टियों पे हैं तो उनको कोऑर्डिनेशन करके देखिए, आपको 100% बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो आज का ये जो वीडियो था आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।